हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसने 2014 में 3 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12 इयर्स अ स्लेव मूवी की। दोस्तों, ये फिल्म बेस्ड है 1853 में छपी एक किताब पर जिसका नाम था स्लेव मेमोयर 12 इयर्स अ स्लेव बाय सोलोमन नॉर्थअप। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव मैक्वीन ने, प्रोड्यूस किया है ब्रैड पिट, स्टीव मैक्वीन आदि ने। इस फिल्म के कैरेक्टर निभाए हैं जोएल एज़िफोर्न एज सोलोमन नॉर्थअप, माइकल फैसबेंडर एज एडमिन एप्स, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज विलियम फोर्ड, पॉल डाना एज जॉन टिबेट, लुपिटा न्योंग एज पैट्सी, सारा पॉल्सन एज मैरी एप्स, ब्रैड पिट एज सैमुअल बेस। सिनेमेटोग्राफी की है सीन बॉबिट ने। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 20 से 22 मिलियन डॉलर और इस फिल्म ने कमाई की 187.7 मिलियन डॉलर। दोस्तों, इस मूवी को 9 एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था और 3 अवार्ड्स जीते। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी पर। दोस्तों, इस मूवी की ओपनिंग सीन में कुछ लोगों के झुंड को किसी को घूरते हुए दिखाते हैं जो उन्हें गन्ने के खेत पर काम करना सिखा रहा होता है। ये जो लोग घूर रहे हैं वो सब गुलाम हैं और बहुत ही तंग जगह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर दिखाते हैं जो मेन कैरेक्टर है वो खाना खाते समय बेरी के रस को बहुत ध्यान से देखता है और फिर दिखाते हैं कि वो लकड़ी के टुकड़े से पेन बनाने की कोशिश कर रहा होता है और रात को उस बेरी के रस और पेन से लिखने की कोशिश करता है, मगर बेरी के रस से ठीक से लिखा नहीं जा रहा। वो क्या लिखना चाहता है ये हमें बाद में फिल्म के लास्ट में पता चलता है। दोस्तों, इसके बाद कहानी शुरू होती है उसकी पुरानी ज़िंदगी से, जहां हमें पता लगता है कि वो एक वायलिन प्लेयर है जो बहुत अच्छा वायलिन बजाता है। उसके 2 बच्चे और एक बीवी है और वो उनसे बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन उसे 2 लोग मिलते हैं जो उसे उनके साथ उनके बैंड में वायलिन बजाने के बहुत अच्छे पैसे देने का ऑफ़र देते हैं। वो इन लोगों को मना नहीं कर पाता और उनके साथ चला जाता है। वो शो भी कर लेता है। फिर दोस्तों, जब वो सुबह उठता है तो खुद को बेड़ियों में पाता है। उसे याद आता है कि रात में उन लोगों के साथ डिनर करने के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई थी और अब वो यहाँ कैद है। यहाँ उसे मार पीट कर ये मनाने की कोशिश की जाती है कि वो जॉर्जिया का गुलाम है। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर कोई नहीं सुनता। वो बोलता रहता है कि वो फ्री मैन है पर वो कोई पेपर नहीं दिखा पाता। यहाँ उसके साथ 2 और लोग हैं और साथ में एक बच्चा है। कुछ समय बाद उस बच्चे को लेने उसकी माँ आती है, लेकिन वो लोग उस औरत और साथ में उसकी एक और बेटी को भी कैद कर लेते हैं। अब वो लोग इन कैद लोगों को छिपाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और उन्हें पानी के जहाज़ पर चढ़ा देते हैं। यहाँ उसके साथ का कैदी उसे बताता है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो जितना हो सके उतना कम बोले, किसी को मत बताओ कि तुम कौन हो, और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो। अब ये लोग इन लोगों से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये उन लोगों से लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास हथियार हैं और वो गिनती में भी ज़्यादा है। तब एक आदमी उस बच्चे की माँ को कहीं ले जाने आता है। ये देखकर एक कैदी उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो गुंडा उसे बिना कुछ बोले चाकू से मार देता है। ये देखकर सोलोमन को झटका लगता है और साथ में हम दर्शकों को भी, कि कैसे बिना झिझक के किसी काले आदमी को मार दिया जाता है। अब सोलोमन और उसके एक और साथी को उस आदमी की लाश को भी समुद्र में फेंकने का काम दिया जाता है।
जब वो दोनों उस आदमी की लाश को पानी में फेंक देते हैं तो उसका साथी बोलता है कि ये अब एक बेहतर जगह पर है। जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं तो उसका साथी गुलाम जिसका नाम क्लेमेंस है, उसका पुराना मालिक वहां आता है और उसका वकील उन गुंडों को क्लेमेंस के कागज़ दिखाता है और बोलता है कि वो उसे छोड़ दें, पर वो गुंडे बोलते हैं कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तब क्लेमेंस का मालिक पुलिस की धमकी देता है। पुलिस का नाम सुनते ही वो लोग क्लेमेंस को छोड़ देते हैं। जब क्लेमेंस को उसका मालिक ले जा रहा होता है तो सोलमन क्लेमेंस को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, पर वो मुड़कर देखता भी नहीं है। अब सोलमन बिल्कुल अकेला है। अब यहाँ पर गुलामों का डीलर आता है जो कहता है कि अपना नाम सुनते ही खड़े हो जाओ। वो एक एक करके सबके नाम लेता है। अब हमें यहाँ पता लगता है कि उस माँ का नाम एलाइजा है। जब वो डीलर प्लेट का नाम लेता है तो कोई भी खड़ा नहीं होता। तब वो सोलमन को बोलता है कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तो सोलमन उसे बोलता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है। वो डीलर सोलमन को चांटा मारता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम प्लेट है। और वो डीलर इन गुलामों को ले जाता है और अगले दिन नहला धुलाकर इन लोगों को बेचने के लिए अपने घर पर ही बाजार लगाता है। अब यहाँ पर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है। उनका नाम मिस्टर फोर्ड है। मिस्टर फोर्ड प्लेट और एलाइजा को खरीदना चाहते हैं, मगर एलाइजा अपने बच्चों के बिना नहीं जाना चाहती। तो मिस्टर फोर्ड उसकी बेटी को भी साथ में खरीदना चाहते हैं, पर डीलर बच्ची को बेचने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे कुछ साल बाद ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। एलाइजा के बेटे को कोई और आदमी खरीद लेता है। एलाइजा को ज़बरदस्ती उसके बच्चों को मारने की धमकी देकर अलग कर दिया जाता है। अब विलियम फोर्ड इन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन प्लेट यानी कि सोलमन को कुछ और गुलामों के साथ पेड़ काटने के काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ उनका बॉस जॉन तिबित्स है जो थोड़ा घमंडी है। यहाँ एक और बॉस है मिस्टर चैपिन। अगले दिन जब सब गुलाम काम पर जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। तो सोलमन उनके पास एक जुगाड़ वाली वायलिन देखता है और वहाँ मौजूद झील को देखकर उसे जुगाड़ वाली नाव बनाने का आइडिया आता है और वो इस बारे में मिस्टर फोर्ड को बताता है। पर जॉन तिब्बत्स इसका विरोध करता है, पर मिस्टर फोर्ड प्लेट को अपना आइडिया पूरा करने को कहते हैं। जब प्लेट जुगाड़ वाली नाव बनाने में कामयाब हो जाता है तब सब उसकी तारीफ करते हैं, मगर जॉन तिब्बत्स इस बात से चिढ़ जाता है। मिस्टर फोर्ड प्लेट से खुश होकर उसे वायलिन देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि एलाइजा अभी भी रोए जा रही है। तो सोलोमन की उससे बहस हो जाती है। इस बहस में वो उसको बताता है कि वो अपने परिवार को बहुत याद करता है और इसलिए वो मिस्टर फोर्ड का दिल जीतकर यहाँ से निकल जाएगा। मगर एलाइजा उसे बोलती है कि ये उसकी गलत फहमी है, मिस्टर फोर्ड उसे आज़ाद नहीं करेंगे। फिर सुबह की प्रार्थना में भी एलाइजा रोती रहती है। तो मिस्टर फोर्ड की पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि प्लेट काम कर रहा होता है तो जॉन तिब्बत्स उसके काम में कमियां निकालता है और उसे बोलता है कि वो कल सुबह पट्टियों पर कीले लगाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि एलाइजा को बेच दिया जाता है और उसे ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। फिर अगली सुबह जॉन तिब्बत्स आकर प्लेट के काम में फिर से कमियां निकालता है और इसी वजह से दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस लड़ाई में सोलोमन जॉन तिब्बत्स को अच्छे से पेल देता है, लेकिन वहाँ पर चैपिन के आ जाने की वजह से जॉन तिब्बत्स को बचने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो वापस आता है अपने साथ 2 और लोगों को लेकर। वो तीनों मिलकर प्लेट को पीटते हैं और फिर हाथ बांध कर
पेड़ से फांसी पर लटका देते हैं। इस बार फिर से चैपिन वहां आ जाता है और वो उन लोगों को धमकाकर और गन दिखाकर वहां से भगा देता है। अब जब वो लोग सोलमन को छोड़ते हैं तो उसके पैर तो ज़मीन से टच हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन रस्सी से लटकी हुई है और वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए है। लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि उसे नीचे उतारे। फिर कुछ घंटों बाद मिस्टर फोर्ड उसे आकर बचाते हैं। उसके बाद मिस्टर फोर्ड प्लैट को एडविन एप्स को बेच देते हैं ताकि प्लैट की जान तिब्बत से बचाई जा सके, और बदले में एडविन एप्स मिस्टर फोर्ड के कुछ कर्ज चुकाएगा। अब सोलमन या फिर प्लैट का मालिक बदल चुका है। एडविन एप्स हैं हमारे मैग्नेटो। एडविन एप्स ने गुलामों को खुले दाम धमकी देता है कि अगर मालिक की बात नहीं मानी तो बेहिसाब कोड़े पड़ेंगे। एडविन एप्स के रुइंग के खेत हैं और सब गुलामों उसके लिए रुइंग निकाल कर साफ करने का काम करते हैं, और जो गुलाम कम काम करते हैं वो उन गुलामों को कोड़े मरवाता है। यहाँ एक और गुलाम लड़की है, पैट्सी। पैट्सी सबसे ज़्यादा काम करती है। इसका कैरेक्टर काफ़ी अहमियत रखता है पूरी फिल्म में। पहले ही दिन सोलमन को कोड़े पड़ते हैं। फिर रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो एडविन एप्स शराब के नशे में आता है और उन सब गुलामों को नींद से उठाकर ले जाता है ताकि वो उन सब का डांस देख सके। अब वो सब गुलाम डांस करने लगते हैं और प्लैट वायलिन बजाता है। जब वो सब डांस कर रहे होते हैं तो पैट से कुछ ज़्यादा तेज डांस करने लगती है और एडविन एप्स उसे देख रहा होता है। ये बात एडविन एप्स की पत्नी को पसंद नहीं आती और पैट्सी के मुंह पर शराब की एक बड़ी सी बोतल दे मारती है और एडविन एप्स को पैट्सी को बेचने को कहती है, मगर वो साफ मना कर देता है और ये भी बोलता है कि वो उसे छोड़ सकता है मगर पैट्सी को नहीं बेचेगा। इस बात से वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों हमें ये बात पता चलती है कि मिसेस एप्स पैट्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसका पति पैट्सी को ज़्यादा अहमियत देता है। फिर अगले दिन मिसेस एप्स प्लैट को सामान की लिस्ट देकर बाज़ार भेजती है। जब वो सामान लेने बाज़ार जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ गोरे लोग दो काले गुलामों को फांसी पर लटका रहे होते हैं। सोलमन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और उसे लात मारकर वहां से भगा दिया जाता है और उसके पीछे ही उन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सीन हमें यह दिखाता है कि काले लोगों की ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं है, उन्हें जब मर्जी लटका दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद प्लैट पैट्सी को लेने के लिए मिस्टर शॉ के घर पहुंचता है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि एडविन एप्स एंड मिस्टर शॉ के बीच नहीं बनती। ये बात याद रखना, बाद में काम आएगी। फिर अगले दिन प्लैट को फिर से सामान लेने के लिए भेजा जाता है तो वो एक कागज़ उस सामान में से छिपा लेता है। रात में मिसेस एप्स पैट्सी को लेकर अपने पति से झगड़ा करती है और पैट्सी के गाल को जोर से नोच लेती है, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये देखकर एडविन एप्स पैट्सी को बाहर ले जाता है। फिर उसी रात में पैट्सी प्लैट को रोते हुए उसे मार देने के लिए कहती है, लेकिन प्लैट उसे मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर कुछ समय बाद एडविन एप्स को लगता है कि उसे जो खेती में नुकसान हो रहा है वो इन गुलामों की बद्दुआ है।
इसलिए वो कुछ समय के लिए अपने कुछ गुलामों को जज टर्नर को दे देता है। ये वही मालिक है जिसके गन्ने के खेतों में सोलमन को मूवी की स्टार्टिंग में काम करते दिखाते हैं। यहाँ जज प्लैट को किसी पार्टी में वायलिन बजाने का ऑफर देता है। बदले में जो भी पैसे मिलेंगे वो प्लैट रखेगा। फिर कुछ समय तक जज के यहाँ काम करने के बाद वो लोग वापस एडविन एप्स के पास आ जाते हैं, क्योंकि एडविन एप्स के फिर से अच्छे दिन आ गए होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि एडविन एप्स के पास एक नया गुलाम आता है जो कि गोरा है, ना कि काला, और एडविन एप्स उसके लिए रहमदिल है। वो अपने गुलामों के साथ रंग के आधार पर भी भेदभाव करता है। प्लैट और उस गोरे गुलाम जिसका नाम आर्म्स भी है, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। प्लैट को उस पर भरोसा हो जाता है और वो अपनी सारी कमाई उस गोरे गुलाम को दे देता है ताकि वो उसके लिए एक लेटर पोस्ट कर दे। वो लेटर लिखने के लिए 2 दिन का समय देता है। दोस्तों, यही वो सीन है जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाते हैं। मगर आर्म्स भी उसे धोखा देता है और सारी बात एडविन एप्स को जाकर बता देता है। जब एडविन एप्स प्लैट को इस बारे में पूछता है तो वो उसे बोलता है कि आर्म्स भी उसे बेवकूफ़ बनाकर वहाँ का सुपरवाइज़र बनना चाहता है। एडविन एप्स प्लैट की इस बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन साथ ही उसे बोलता है कि अगर आर्म्स भी काला होता तो वो उसे मार देता, लेकिन वो उसे मारेगा नहीं कि वो गोरा है और उसी के जैसा है। अब यहाँ पर जो लेटर उसने लिखी थी मजबूरी में उसे जलाना पड़ता है। अब कुछ समय बाद मूवी में एंट्री होती है ब्रैड पिट की, जिनका नाम है बैस, जो गुलामों के हक की बात करता है। फिर अगले दिन पैट्सी मिस्टर शॉ के घर से साबुन लेने जाती है और पैट्सी को वहां ना पाकर एडविन एप्स पैट्सी को पागलों की तरह ढूंढता है। जब वो वापस आती है तो वो बताती है कि मिसेस एप्स उसे नहाने के लिए साबुन नहीं देती, इसलिए वो मिस्टर शॉ के पास साबुन लेने गई थी। मगर एप्स उसकी बात नहीं मानता और उसे कोड़े लगवाने लगता है। पहले तो वो खुद तैयार होता है कि पैट्सी को वो खुद कोड़े लगाएगा, लेकिन वो पैट्सी को कोड़े लगा नहीं पाता। अब वो प्लैट को मारने के लिए मजबूर करता है। जब प्लैट पैट्सी को कोड़े लगाने लगता है तो वो उसे ज़्यादा जोर से नहीं मारता। ये देखकर एडविन एप्स को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद पैट्सी को कोड़े लगाने लगता है। वो पैट्सी को इतनी ज़ोर से कोड़े लगाता है कि उसकी चमड़ी उधड़ने लगती है। प्लैट एडविन एप्स को ये गुनाह ना करने की बात करता है। एडविन एप्स ये बात सुनकर पैट्सी को मारना बंद कर देता है। इतने सारे कोड़े लगने के बाद पैट्सी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस बात से दुखी होकर प्लैट रात में अपना वायलिन तोड़ देता है, वही वायलिन जो उसे विलियम फोर्ड ने खुश होकर दिया था। फिर अगले दिन प्लैट मिस्टर बेस को अपनी सारी कहानी बताता है और उनसे मिन्नत करता है कि वो उसकी जानकारी उसके दोस्तों तक पहुंचाए ताकि वो उसकी आज़ादी का सबूत ला सके। यहाँ पर मिस्टर बेस और सोलोमन को पता है कि इस काम में दोनों की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी मिस्टर बेस इस नए काम के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद जब प्लैट बाकी गुलामों के साथ खेत में काम कर रहा होता है तो उसे ढूंढता हुआ एक पुलिस वाला आता है और साथ में सोलमैन का पुराना दोस्त मिस्टर पार्कर होता है। वो लोग सोलमैन को वहां से आज़ाद करवा कर ले जाते हैं। अब सोलमैन 12 साल बाद अपने घर पहुंचता है, अपने परिवार से मिलता है। इतने सालों बाद उसकी बेटी की शादी हो जाती है और उसका एक पोता होता है जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया है।
दोस्तों, इस मूवी में इतिहास की उस सच्चाई को दिखाया गया है जो हम आज के टाइम में सोच भी नहीं सकते। कैसे गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है, कैसे काले लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती थी, उन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनकी एक छोटी सी गलती, जो कि आज के टाइम में हम गलती भी नहीं मान सकते, उन्हें बेरहमी से पीट दिया जाता था। और अगर सामने वाले का दिल किया तो उन्हें फांसी पर भी लटका दिया जाता था। दोस्तों, ये मूवी सच में बहुत अच्छी है, जो आपके दिल को छू जाएगी। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।